एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं ब्रूस अपने दोस्तों से बात कर रहा है। विलन ब्रूस से कहता है भागने की सोचना भी मत ब्रूस, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रीज ब्रूस को घसीटकर एक चेम्बर में ले जाता है और उसके कपड़े काटते हुए कहता है ऑल राइट मिस्टर पेनीवर्थ, या जो भी तुम्हारा नाम है, चलो शुरू करते हैं। तभी ब्रूस फ्रीज का गला पकड़कर उसे चोक करने की कोशिश करता है, पर फ्रीज उसका हाथ पकड़ के उसको जमा देता है, जिससे ब्रूस बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद होश आने पर ब्रूस रियलाइज करता है कि वो एक चेम्बर के अंदर है। ओह, तुम जाग गए। उम्मीद है तुमने अच्छे से आराम किया होगा, क्योंकि अब इस बर्फ में तुम्हें नींद नहीं आएगी। इससे होने वाला दर्द तुम्हें सोने नहीं देगा। तब ब्रूस अपने आसपास देखता है और उसे वहाँ कई सारे लोग दिखते हैं जो उन चेम्बर्स में बंद हैं। फ्रीज कहता है अपने आसपास देखो, यहाँ गौतम के कुछ अमीर लोग हैं। ये सब यहाँ अपने आखिरी दिनों में आए थे, ये सोचकर कि बर्फ उन्हें बचाएगी और उनकी सारी गलतियों को ठीक कर देगी। ये बर्फ कोई मुक्ति पाने की चीज नहीं है, ये तो वो यादें हैं जो हम भूलना चाहते हैं। इसके बाद फ्रीज एक लीवर खींचता है जिससे ब्रूस के चेम्बर में जमा देने वाला लिक्विड भरने लगता है। तब वहाँ से जाते हुए फ्रीज उससे कहता है जैसे ही तुम्हारा टेम्परेचर गिरेगा तुम्हें जलन महसूस होगी। हाइपोथर्मिया से ब्रेन के थर्मल रेगुलेशन बिगड़ जाती है, इसी वजह से कई लोग जमने से पहले अपने कपड़े उतार देते हैं। पर तुम चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हारा ये दर्द गर्म या ठंडे से आगे चला जाएगा। हालांकि पहले 30 साल तक तुम अपने लिए मौत चाहोगे, लेकिन उसके बाद होपफुली अगर तुम मेरी तरह निकले तो तुम इसे अपना लोगे। कहानी फिर हमें पास्ट में ले जाती है, जहाँ ब्रूस अभी भी अपने दोस्तों से बात कर रहा है। हम देखते हैं ब्रूस विलन का हाथ झटक देता है और कहता है मैं तुझे चोट पहुंचाना नहीं चाहता, जिस पर विलन जवाब देता है तू ट्राई तो कर, लेकिन अगर तू यहाँ से चला गया तो तू मैचेस से किसी हाल में बेहतर नहीं है। ब्रूस कहता है इसका क्या मतलब हुआ? विलन कहता है इसका मतलब है तू एक नंबर का डरपोक है और तेरा बैटमैन भी। जैसे ही ब्रूस ये सुनता है वो विलन को पीछे से धक्का मारता है। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है, जहाँ ब्रूस की आंखें खून से लाल हो चुकी है और उसे अपनी लाइफ के सारे दर्दनाक मोमेंट्स याद आ रहे हैं। ब्रूस विलन से कहता है तुझे लगता है मैं डरपोक हूँ है ना? तो विलन कहता है हाँ तू है डरपोक। ओजी ने हमें सब बताया कि तू कैसे ब्लैक मास्क के पास गया, उस बोट पर कूद के, जिससे वापस आने का तेरे पास कोई प्लान नहीं था। इसके बाद विलन ब्रूस को एक पंच मारता है और कहता है वो तेरा सुसाइड मिशन था ब्रूस, बिल्कुल इसी तरह। कहानी फिर हमें फिर से प्रेजेंट में लाती है, जहाँ ब्रूस के टैंक का पानी ठंडा होता जा रहा है। तब ब्रूस खुद से ही कहता है उसके पास टाइम कम है, उसे जल्दी कुछ करना होगा क्योंकि अब उसकी स्किन जल रही है। तभी ब्रूस अपने हाथ के प्लास्टर से बैटरैंक्स लॉन्च करता है, जिससे ग्लास टूट जाता है। तभी हमें विलन और ब्रूस की बातें सुनाई देती है। विलन ब्रूस से कहता है तू जो कर रहा है वो सुसाइड मिशन है। तुम्हारे डैड उस दरवाजे के बाहर रुक गए थे और इस सब के लिए मैचेस खुद को जिम्मेदार मानता रहा। ब्रूस कहता है मेरे डैड बाहर रुके क्योंकि। तब विलन उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है हमें पता है कि वो क्यों बाहर थे, लेकिन मैचेस ने उसे अपनी गलती माना, बिल्कुल तुम्हारी तरह जैसे तू हमें जू ट्रिप पर ले गया था। सालों तक ये बात मैचेस को अंदर से खाए जा रही जब तक कि वो खुद खत्म नहीं हो गया। क्या तेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है? इसके बाद हम फ्रीज को किसी से बात करते हुए सुनते हैं। फ्रीज उससे कहता है एक बैक्टीरियम जो 1 लाख साल पहले मर चुका था उसे ट्रेस कर पाना नामुमकिन है, और मेरे स्नोफॉल जिसके भी स्किन को टच कर लेते हैं वो तुम्हारे लिए पूरी तरह से रीडेबल होना चाहिए। तब वो आदमी फ्रिज से कहता है हम डाटा अपलोड कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी इस शहर की 92% पॉपुलेशन से ज्यादा लोगों की जेनेटिक प्रोफाइल देख पा रहा हूँ। वेल डन। क्या तुम्हें मैचेस मेलन के मैटर में कोई परेशानी हुई? फ्रीज जवाब देता है नहीं, मेलन तो एक अनजान आदमी था, मुझे नहीं लगता अब यहाँ कोई आएगा। तभी बैटमैन वहाँ दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और कहता है नॉक नॉक, और वो काफी ज्यादा गुस्से में है। फ्रीज उसे देखता है और कहता है बैटमैन तू यहाँ क्या कर रहा है? बैटमैन फिर फ्रीज से लड़ते हुए खुद से कहता है वो फास्ट है और तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर अभी भी 96 से ऊपर नहीं जा सकता। बॉडी अभी भी हाइपोथर्मिक है, खून भी ठंडा फील हो रहा है, वो अभी तुम्हारे लिए काफी फास्ट है, तुम्हें उसे स्लो करना पड़ेगा। बैटमैन जैसे ही फ्रीज के चेहरे को जलाता है फ्रीज एक पल के लिए रुक जाता है। बैटमैन आगे कहता है वो काफी ज्यादा ताकतवर है और तुम अभी भी ठंड से कांप रहे हो। इसके बाद बैटमैन अपनी केप से फ्रीज पर अटैक करता है। बैटमैन कहता है उसे अपने आप पर हावी मत होने देना। बैटमैन जैसे ही ऐसा कहता है फ्रीज उसे पकड़कर दीवार पे पटकता है।
तब ब्रूस खुद से कहता है, मैं सांस लेते वक्त अपनी 2 हड्डियां टूटी हुई फील कर सकता हूँ। कहानी फिर हमें फिर से पास्ट में ले जाती है। वेलन ब्रूस को उठाता है और कहता है, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है, अब चलो उठ जाओ। बैटमैन धीरे से खड़ा होता है और कहता है, बस तुझ में इतना ही दम है? जिस पर फ्रीज जवाब देता है, अच्छा है, लगता है तुझे भी मेरी तरह पेन पसंद है। इसके बाद फ्रीज एक बटन प्रेस करता है जिससे वहाँ के सभी चेम्बर्स खुल जाते हैं। विलन ब्रूस से पूछता है, अब मुझे तुझसे कुछ पूछना है, क्या तुम मरना चाहते हो ब्रूस? ब्रूस कहता है, क्या? विलन कहता है, मैंने कहा क्या तुम मरना चाहते हो? क्या बैटमैन बस वही है जो इस बार जू के दरवाजे पर खड़ा है? कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जब फ्रीज ने जिन लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए थे वो सब अब बैटमैन पर अटैक करना शुरू करते हैं। बैटमैन कहता है, अंदर से अजीब सी आवाज आ रही है। फ्रीज उन्हें कह रहा है, मैं यहाँ उन्हें बचाने आया हूँ और इससे पहले कि मुझे कुछ समझ आता वो सब मेरे पास आ रहे हैं। हम देखते हैं जैसे ही बैटमैन उनमें से एक को पंच मारता है उसका जबड़ा टूट जाता है। बैटमैन खुद से ही कहता है, वो मेरे हाथों में टूट रहे हैं और वो आते ही जा रहे हैं जैसे वो यही चाहते हो। इसी के साथ हम वेलन को भी ब्रूस से बात करते हुए देखते हैं। तुम्हारे पिता, उन्हें भी मरना नहीं था, उनकी मौत ने उन्हें हीरो नहीं बनाया, उन्हें हीरो बनाया उनकी लाइफ ने। और ये सबसे मुश्किल पार्ट है, मुश्किलों से बाहर आना और हार ना मानना। हम क्राइम एली में यही करते हैं। हम सभी जिंदा है और बैटमैन को भी जिंदा रहना होगा। तभी ब्रूस उस मेमोरियल को देखता है जो उन्होंने मैचेस के लिए बनाया था। तब वेलन फिर से पूछता है, मैंने कहा क्या तुम मरना चाहते हो? ब्रूस जवाब देता है, नहीं। तब हम देखते हैं ब्रूस उन सबको फेंक कर उस दीवार के होल से कूदकर भाग जाता है जहाँ फ्रीज ने उसे फेंका था। फिर ब्रूस वेलन को कॉल करता है पर वो वॉइसमेल पर चला जाता है। ब्रूस कहता है, सुनो, स्नो में कुछ है, कुछ बुरा, बाकियों को कॉल करो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तुम सही थे वे, और मैं बस तुम्हें थैंक्स कहना चाहता था। इसके बाद हमें क्रॉक का जिम दिखता है जहाँ वेलन अंदर जा ही रहा था कि 2 आदमी उसके पास आते हैं और कहते हैं, क्या आप वेलन जोन्स हैं? वेलन आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही एक आदमी पीछे से आता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर वो उसके अंदर कुछ इंजेक्ट करता है। तभी एक आदमी फोन पर कहता है, हाँ ये परफेक्ट स्पेसिमेन है, इसे आर्कम ले चलो। कहानी फिर हमें बियालिया की नेचुरल टेरिटरी ले जाती है जहां हम देखते हैं 2 अलग अलग टेरिटरीज के लीडर एक दूसरे से मिल रहे हैं। वो दोनों अपने वॉर में मरे फैमिली मेंबर्स को याद करते हैं और अब वो ये वॉर खत्म करना चाहते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, हम कल इसका अनाउंसमेंट कर सकते हैं। अब से खानदाक और क्योराक दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर्स है। हम साथ मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। इसके बाद दोनों हाथ मिलाते हैं। तब उनमें से एक कहता है, थैंक यू ओमार, ये पीस तुम्हारी लेगेसी है। जिस पर ओमार जवाब देता है, हमारी लेगेसी। आज 100 साल की जंग खत्म हुई, अब कोई खून खराबा नहीं। जैसे ही वो ये कहते हुए दरवाजे के पास जाते हैं, दरवाजे के नीचे से खून आने लगता है और अगले ही पल बेन उस दरवाजे से अंदर आता है और कहता है, हेलो, माफ करना जेंटलमैन, मैंने आपको इंटरप्ट किया। हम देखते हैं बेन उनसे काफी लंबा है। वो कहता है, मैंने जब इस पीस टॉक के बारे में बातें सुनी तो मैं सच में बहुत खुश हुआ था, पर बाद में मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने उसके टूटने के बारे में सुना। आप में से किसी एक ने दूसरे को धोखा दे दिया और उसे इसी रूम में मार दिया, जिस कारण दोनों देशों में वॉर फिर से छिड़ गई। तो बताओ वो आप में से कौन था? तब उनमें से एक आदमी कहता है, तुम सोचते हो कि तुम हमें धमका सकते हो? उमार ने अभी अभी अपने बेटे खोए हैं। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, उमार कहता है, मैं करूंगा। उसी वक्त बेन दूसरे आदमी को उसके सिर से पकड़कर उठाता है और उसका सर अपने हाथों से कुचल देता है। फिर वो उमार को उसकी गर्दन से पकड़कर कहता है, थोड़ी देर बाद तुम एक स्पीच दोगे जिसमें ऑपरेशंस को बढ़ाने की घोषणा होगी। मेरे लोग जानते हैं ये सब तुम्हारे लोगों के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा, पर वो सभी सच में तुम्हारी लीडरशिप स्किल पर भरोसा करते हैं उमार, और मैं भी करता हूँ। आखिरकार तुम और मैं, हम दोनों जानते हैं कि ट्रीटीज में कोई असली लेगेसी नहीं होती। तभी बेन को एक कॉल आता है और वो कहता है, माफ करना, मुझे ये कॉल लेना पड़ेगा। गौतम सिटी, मैं रास्ते में हूँ। इसके बाद कहानी हमें गौतम ले जाती है जहाँ हम देखते हैं कि बैटमैन क्रिमिनल्स को अधमरा होने तक मार रहा है। तब हम अल्फ्रेड का नरेशन सुनते हैं। उसे लो प्रोफाइल रहना था, पर जैसे ही मैं यहाँ वापस आया मैंने देखा कि वो एक पोजेस्ड आदमी की तरह बर्ताव कर रहा है।
उसका दोस्त वेलन जोन्स 2 हफ्तों से मिसिंग है और उस दौरान बैटमैन ने गौतम के अंडरवर्ल्ड के साथ अपनी जंग छेड़ दी है। मैं उसे रोकना चाहता हूँ, पर मैं जानता हूँ कल रात उसने इतने लोगों को मारा कि हॉस्पिटल में एम्बुलेंस कम पड़ गई। उनमें से कुछ लोगों को रिक्शा से ले जाना पड़ा। इसके बाद हमें बारबरा गॉर्डन दिखती है जो अपने घर पर है। उसे अचानक अपने एक रूम से कुछ आवाज आती है। कोई तो था जो उसका नाम पुकार रहा था, ऑफिसर गॉर्डन। वो धीरे धीरे उस रूम की तरफ बढ़ती है। फिर वो अपनी गन निकाल कर कहती है, जमीन पर लेट जाओ। तभी हम देखते हैं कि बैटमैन ने अपना काउल वहाँ छोड़ दिया है और उसके थ्रू वो उससे बात कर रहा है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बाद में उसी रात हम देखते हैं बारबरा गौतम जू में बैटमैन से मिलने आती है। बैटमैन उसकी कार के ऊपर खड़ा होता है और कहता है, वो कहाँ है? वो कहती है, इतनी जल्दी नहीं, पहले मुझे बताओ क्यों। बैटमैन जवाब देता है, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। बारबरा कहती है, वो तो मुझे पता है, मेरा मतलब है मैं ही क्यों। जिस पर बैटमैन कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें काम करते हुए देखा है, तुम एक अच्छी कॉप हो। अब बताओ उसे किसने उठाया? तब उसे फाइल देते हुए बारबरा कहती है, हमने। इसके बाद बैटमैन फिर ये फाइल्स अपने दोस्तों के पास ले जाता है और जैसे ही वो ये फाइल्स देखते हैं वो समझ जाते हैं उसे आर्कम ले गए हैं। ब्रूस उन्हें फाइल पढ़कर सुनाता है। उन्होंने उसे सिटी में लगाया लॉकडाउन तोड़ने के लिए पकड़ा है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। हार्वी कहता है, ये तो और भी कंफ्यूजिंग है, गौतम म्यूनिसिपल ने पहले ही उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। एडवर्ड कहता है, पर वो ऐसा क्यों करेंगे? जब तक एडवर्ड अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अल्फ्रेड उसे बीच में टोक कर कहता है, वो अब वापस नहीं आएगा। तब ओजी कहता है, एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो? ब्रूस, ये आदमी कौन है? ब्रूस कहता है, आराम से ओजी, वो यहाँ मदद के लिए है और उनका नाम है पेनीवर्थ। तब अल्फ्रेड उन सबको बताता है, ये आर्क्स जहाँ तक हमें पता है दुनिया भर में ऐसे 12 और है। वो सभी ब्लैक सिटीज है, लेकिन रूमर्स है कि उनमें बहुत बुरी चीजें हो रही है। तभी ब्रूस कहता है, फ्रीज ने स्नोफॉल के बारे में कुछ कहा था। वो शहर के लिए कुछ प्रिपेयर कर रहा था, लोगों को मार्क कर रहा था। उस जगह पर जो कुछ भी हो रहा हो, पर हमें वेलन को बाहर निकालना होगा। तब हार्वी बताता है, ये जो कुछ भी है ये लंबे समय से चल रहा है। 1800s में इस आइलैंड पर किसी तरह का हॉस्पिटल था। जब वो जगह 30s में जल गई तो जेके इंडस्ट्रीज ने ये सारी जमीन खरीद ली। इसके बाद वो सभी वहां अंदर घुसने के लिए ब्लूप्रिंट देखते हैं। ब्रूस कहता है, ठीक है, एक बार मैं उसे निकाल लूं तो हमें उसे सेफ रखना होगा। हार्वी कहता है, मैं उस पर विटनेस प्रोटेक्शन लगवा सकता हूँ, जिससे वो उसे मेट्रोपोलिस में रखेंगे। तभी ओजी चिल्लाकर उन सबसे कहता है, इससे अच्छा होगा कि हम सभी सनी मेट्रोपोलिस चले जाएं। क्या तुम लोगों को सुनाई दे रहा है कि ये कितना पागलपन है? ये सुनते ही ब्रूस गुस्सा हो जाता है और टेबल पर जोर से मुक्का मारता है। और तुम लोग चाहते थे कि मैं तुम सबको सब सच बताऊं। तुम सब बैटमैन में शामिल होना चाहते थे ना? तो ये है बैटमैन। तब ओजी कहता है, अरे यार, मैं तो बस कह रहा था कि ये पागलपन है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें ये नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमें जिम गॉर्डन और मार्था वेन उनका ऑफिस का सामान पैक करते हुए दिखते हैं, क्योंकि जिम गॉर्डन मेयर इलेक्शन हार चुका है। फिर हमें ब्रूस और सेलिना का एक फ्लैशबैक दिखता है जहां वो दोनों रोमांस कर रहे हैं। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ब्रूस उठकर पीप होल से देखता है और कहता है, ये तो वेलन है। दरवाजा खुलने पर वेलन ब्रूस को बताता है कि उसे फाइटिंग चैंपियन के खिलाफ फाइट मिल चुकी है और वो चाहता है कि ब्रूस उसे ट्रेनिंग में मदद करे। ऐसा कहते ही वेलन की नजर बेड पर जाती है और वो कहता है, क्या वो सच में पैसे है? कहानी फिर हमें प्रेजेंट में लाती है, जहाँ ब्रूस अल्फ्रेड के साथ पानी के अंदर अपनी बैटमोबिल में है। ब्रूस कुछ गियर पहनता है ताकि वो आर्कम के अंडरग्राउंड गुफाओं के रास्ते अंदर जा सके। जब वो अंदर पहुंच जाता है वो कहता है, क्या ये? तभी अल्फ्रेड उससे पूछता है, क्या हुआ ब्रूस, तुम क्या देख रहे हो? ब्रूस कहता है, असली आर्कम। तब हमें नजारा मिलता है एक अंडरग्राउंड आर्कम का, जो कि एक शहर जितना बड़ा है। इसके बाद हम अल्फ्रेड को खुद से बात करते हुए सुनते हैं, तुमने ब्रूस से वो क्यों नहीं कहा जो तुम सच में कहना चाहते थे? तुम्हें उसे फिर भी वार्न करना चाहिए था। इंग्लैंड की एसआईएस में तुम्हें पता चला था कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर सच था। गौतम में जो कुछ भी हो रहा है वो उसी का हिस्सा है। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि तुम वही रहे हो जहां वो अभी है। तुम जानते हो कि उन्हें जिनकी तुम परवाह करते हो, उन्हें बचाने के बारे में सोचना कैसा होता है। इसके बाद बैटमैन आर्कम के अंदर पहुंच जाता है और वो अल्फ्रेड से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। पेनीवर्थ, क्या तुम वहां हो? डैम इट!
ब्रूस कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या देख रहा हूँ। थोड़ा आगे जाने पर बैटमैन को एक अजीब सा बैट स्केलेटन लगा दिखता है। बैटमैन फिर से अल्फ्रेड से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी उसके पीछे बेन आकर खड़ा हो जाता है और कहता है हेलो, और फिर एक जोरदार लात मारता है। बैटमैन फिर अपनी केप को बेन के सीने में गाड़ देता है, पर उसका बेन पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद बैटमैन जैसे ही उस पर हमला करता है, बेन उसके हर पंच और किक को अपनी उंगलियों से ब्लॉक करता है और उसके प्रेशर पॉइंट्स को हिट करता है, जिससे उसके हाथ पैर ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। बैटमैन कहता है, बस इतना ही है तेरे पास? तेरी पिटाई करने के लिए मेरा एक पैर ही काफी है, और तू जो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ये चीजें ले रहा है ना। तभी बेन उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है, ये चीज मैंने अभी तो ये चीज इस्तेमाल भी नहीं की। तुम ये देखना चाहते हो कि ये क्या करता है? जैसे ही बेन खुद को जूसअप करना शुरू करता है, उसे देख बैटमैन अपने घुटनों पर बैठ जाता है। आखिर तुम हो क्या? तब बेन बैटमैन को अपने एक हाथ से उठाता है और हम देखते हैं कि वो काफी बड़ा बन चुका है। वो कहता है, मुझे बेन बुलाओ, तुम्हारा इस नए घर में स्वागत है। अब चलो तुम्हें सर्जरी के लिए प्रिपेयर करते हैं।